नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आरके सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कोई भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें पीडीएफ फाइल के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। उससे से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी और भारत के लिए पहली थी। ठीक है, उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अरुणा आसफ अली को 1942 में आंदोलन की नायिका भी कहा जाता था। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं दोस्तों आपके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। एक प्रश्न आया था कि OH समूह के तत्वों का रंग कैसा होता है। OH समूह के तत्वों का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग लाल होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। बात करते हैं तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों चोल वंश की पहली राजधानी कौन थी, तो तंजावुर ये चोल वंश की पहली राजधानी थी। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के तमिलनाडु में उदयपुर, ठीक है, तिरुचिरापल्ली एक महत्वपूर्ण शहर था और संगम युग के दौरान प्राचीन चोल साम्राज्य की शुरुआती राजधानियों में से एक था। तो आप ऑप्शन ज़रूर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे तंजावुर था या फिर उदयपुर था, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं तो चोल साम्राज्य की प्राचीन काल में दक्षिण भारत में मौजूद 3 प्रमुख तमिल राजवंशों में से एक था। अन्य 2 राजवंश चेरा और पांड्या राजवंश थे। भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्तमान जो कि तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची के पास स्थित उदयपुर का संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व था, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला था। संगम साहित्य प्राचीन तमिल कविताओं और ग्रंथों का एक संग्रह इस अवधि के जो कि इतिहास, समाज और प्रशासन में मूल्यवान जो कि अंतर्दृष्टि प्रदान करता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो उदयपुर चोल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, विशेषकर संगम युग के दौरान जब साम्राज्य फल फूल रहा था। संगम साहित्य में चोल शासन के 3 अलग अलग जो कि कालखंडों का उल्लेख है, अर्थात प्रारंभिक चोल, मध्यकालीन चोल और बाद के चोल। उदय मुख्य रूप से प्रारंभिक चोलों से जुड़ा था, जिन्होंने राज्य की भविष्य की महानता की नींव रखी थी। उदयपुर तमिल साहित्य और शिक्षा का एक जो कि जीवंत केंद्र भी था। संगम कवि जिन्होंने प्रसिद्ध तमिल साहित्यिक कृतियों की रचना की थी, इस क्षेत्र में जुड़े थे। नहीं दोस्तों, यहाँ से रिलेटेड मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि तंजावुर के बारे में बात करते हैं, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। चोल साम्राज्य की राजधानी कई जो कि शताब्दियों तक तंजावुर में रही। ठीक है, जहाँ राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय जैसे उल्लेखनीय शासकों का शासन रहा। इस अवधि के दौरान साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और पड़ोसी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद दोस्तों मदुरै, ठीक है, मदुरै प्राचीन और मध्ययुगीन काल के दौरान पांड्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम किया था। ठीक है, उसी तरह आपका बात करते हैं यहाँ पे, ये सभी PDF फाइल में देख लेना दोस्तों, ऐसे बताएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका यहाँ से काली मिट्टी का आया था कि काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो भारतीय काली मिट्टी को आमतौर पर ब्लैक जो कि कॉटन मृदा या फिर रेगर के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मृदा के रूप में जाना जाता है क्योंकि कपास एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे इस प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। काली मृदा कपास, तिलहन, गेहूँ जो कि अलसी, बाजरा, तंबाकू के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों, तो यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूने से समृद्ध होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मृदा में बहुत अधिक नमी हो सकती है। यह ज़्यादातर भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। यह ज़्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। बात करते हैं तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। पर्वतीय मृदा का निर्माण कार्बनिक पदार्थों के संचयन के कारण होता है जो कि वन वृद्धि से प्राप्त होती है और आमतौर पर उथली, गहराई और अपरिपक्व होती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा खाद में समृद्ध है, लेकिन इसमें चूने, पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। वहीं बात करते हैं भारत में रेगिस्तानी मृदा भी होता है। ठीक है, शुष्क मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में कम वर्षा होती है। मृदा में फास्फेट की मात्रा अधिक होती है जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। रेगिस्तानी मृदा में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं लेटराइट मृदा की। यह देश के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो एक वैकल्पिक शुष्क लेकिन अधिक समय तक आर्द्रता वाले भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से तटों के पास ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कागयेद। ठीक है, कागयेद लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ये सिक्किम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे, एक प्रश्न आया था कि IPRD यानी 2022 हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण किसने शुरू किया था। तो इसको नौसेना ने शुरू किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक था। वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके 1296 में सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था। उसने पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की, फिर उसने रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा पर कब्जा कर लिया था। वह पहले तुर्की सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन प्रशासनिक सुधार हुए थे, जिसमें से बात करते हैं तो जैसे कि स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने दाग, घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों की वर्णात्मक भूमिका की प्रणाली शुरू की थी। बाजार, आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया था। ठीक है, सभी वस्तुओं की लागत तय की थी। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए गए जिसे सराय आदि कहा जाता था। उसने दीवानी ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। बात करते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों की मरम्मत की और हक ए सरब या फिर हसील ए सरब जल कर लगाया था। फिरोज के समय में ही जजिया एक अलग कर बन गया था। कृषि विभाग का एक नया विभाग दीवानी को ही मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन स्थापित किया गया था। सिकंदर लोदी ने खेतों को मापने के लिए 32 अंक के गज सिकंदरी यानी सिकंदर का यार्ड की शुरुआत की थी। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता की शहरें किस प्रकार की थी। तो ये चतुर्भुजाकार की थी। तो चतुर्भुजाकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है। शेरछिप जिला जो कि भारत का सबसे साक्षर जिला माना जाता है। और दोस्तों ये 2011 के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आता कि 1540 में शेर शाह सूरी ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मानव विकास सूचकांक का मूल्य आयाम क्या है। तो यह जीवन स्तर आपका हो सकता है दोस्तों। इसमें 3 आयाम थे जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसमें जीवन स्तर पे मुख्य रूप से फोकस किया जाता होगा। आप बताइए कमेंट करके।
एक प्रश्न आया था कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसमें जो है दोस्तों 11वां जो कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के गुंबज के ऊपर क्या होता है, तो ये छतरी होता है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस अलग भी हो सकते हैं, इसका कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन जो कि गरीब व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस में लैंगिक समानता दिया था, जो कि गरीब व्यक्ति की ये समानता नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भ्राता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बंधु, भ्राता, भाई, सहोदर, अग्रज, अनुज इत्यादि हो जाएगा। बात करते हैं कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मर, मीन, केतु, मनसी, मार, रतिपति, मनमंथ, अनंग, सबरारी, ठीक है, कसुमेश, पुष्पधनवा, ये सभी क्या हो जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बिना पत्ते वाले पौधे भोजन को कहाँ से बनाते हैं, ये शायद तने से बनाते होंगे दोस्तों। कमेंट करके एक बार बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। जो उपकार को न मानता हो, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द कृतघ्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरोग्य सेतु से जो एप्लीकेशन भारत ने लॉन्च किया था कोरोना के टाइम में, उससे रिलेटेड क्या पूछा था ये पता नहीं चल पाया है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कुछ न जानता हो पूरे वाक्य के लिए तो उसका अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे आज के मिले हैं। सेकंड शिफ्ट की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।